दोस्तों आज की यह वीडियो कक्षा 11 और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। उसके अंदर एक हेडिंग है जिसका नाम है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि कक्षकों का अतिव्यापन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्मा बंध आपको जानना है, पाई बंध जानना है, और फिर अतिव्यापन कैसे होता है कक्षकों का वो जानना है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पर चलना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपको ओवरलैपिंग नहीं मालूम रहेगी तब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता, संकरण नहीं आ सकता। और हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण जानने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्बिटल्स जानना है, कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकी ज्योमेट्री कैसी, इनका शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री नहीं शेप कैसा होता है इनका। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि जैसा कक्षक क्या होता है, जब आप परमाणु संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें आपको नाभिक पता चला था। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कोश होता है उसमें पाया जाता है। मतलब कि उस कोश में लगातार चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब बाद में अलग अलग परमाणु मॉडल आया, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, फिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, और फिर सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल आया। तो सबसे पहले जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था तो उन्होंने तरबूज में काले काले बीजों की तरह इलेक्ट्रॉन को बताया था। उसके बाद उनका नियम फेल हुआ, उनका परमाणु मॉडल फेल हुआ। रदरफोर्ड का आया तो उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर चारों ओर एक कोश होता है, नाभिक के बाहर कुछ कोश होते हैं, उन कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उनका भी नियम फेल हुआ। फिर उसके बाद आया था नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कोश होते हैं, KLMN 4 कोश होते हैं, और उन कोशों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर लगातार चक्कर लगाते हैं। उनके मॉडल के बाद फिर सोमरफील्ड का मॉडल आया। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल 1916 में आया था, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कुछ कोश होते हैं उसमें चक्कर लगाता है, और उन कोशों के अंदर कुछ कोश होते हैं उनको उपकोश कहते हैं, और उन उपकोशों के भी अंदर कुछ कोश होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में लगातार चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ऑर्बिटल्स की बात जब आती है तो ऑर्बिटल्स 4 तरह के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। मतलब कि इनको s कक्षक कहते हैं, इनको p कक्षक कहते हैं, इनको d कक्षक कहेंगे, और इनको f कक्षक कहते हैं। और देखिए इन कक्षकों का अलग अलग अपना शेप होता है। ठीक है, आकार होता है। देखिए इसका आकार अगर हम लोग करते हैं ना तो इसका आकार गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब ऐसे दिखा देते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, गोलाकार ऐसे गोला बना देते हैं, ये हो गया यस कक्षक। ठीक है, और वैसे तो सिंपली उसको जब हम लोग हुंड का नियम पढ़ते हैं तो यस कक्षक को एक डिब्बा बना देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और यही S2 जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे तो इसको S2 से दिखाते थे। अब देखिए p ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे ना तो p में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते थे। ठीक है, ये p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इनको 3 बॉक्स से दिखाते थे ऐसे, एक दूसरा तीसरा, और इसका नाम होता था px, इसका नाम होता था py, इसका नाम होता था pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था इस तरह से, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था इस तरह से। लेकिन दोस्तों जब हुंड का नियम फॉलो करेंगे तो 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चौथा 5वां 6वां इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इनके शेप की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, ठीक है, तो p कक्षक का जो शेप होता है ना वो डंबल कारक होता है। डंबल मतलब डमरू। डमरू कैसे बनता था? इस तरह से बनता था ना, इस तरह बनता था, आप ऐसे ऐसे बना देते थे। मतलब इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछा कि p कक्षक कितने होते हैं, p कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों यहाँ पर p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। इनको तो सिंपली ऐसे दिखाया जाता है हुंड के नियम को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर वास्तव में इनका शेप पूछा जाए कैसा होता है, p कक्षकों का शेप कैसा होता है, तो देखिए p कक्षकों में 3 कक्षक होते हैं। एक का नाम होता है px, दूसरे का नाम होता है py, और तीसरे का नाम होता है pz। अब दोस्तों देखिए इनकी जो संरचना होती है ना डमरू के आकार की होती है। तो आपको इसका शेप बनाना है, इसका भी शेप बनाना है, इसका भी शेप बनाना है, तो बहुत ही सिंपल बताऊंगा आज। देखिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दी गई हैं, इसके प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, देखिए px की संरचना कैसे बनेगी। तो जब आप कोऑर्डिनेट बनाते थे ना ऐसे x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, तो आपको क्या मिलता था? देखिए एक डमरू उठाना है, ऐसे डमरू होता है, इस डमरू को उठाना है और इसको यक्स पे लिटा देना। मतलब कि ऐसे अगर आप बना देते हैं तो ये आपका px की संरचना होगी। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, x y छोड़िए, इतना सिंपली बना के आप इसको लिख सकते हैं px कक्षक। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया py की संरचना बनाइए तो वही डमरू को आपको, ये y एक्सिस होती है, इस पर लेटा देना ऐसे, ये हो गया
पी वाई कक्षक, इसका नाम दे सकते हैं पी वाई कक्षक। दोस्तों इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्मा और पाई बंध कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन देखना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको, और यहीं से बातें स्टार्ट होंगी और सिग्मा पाई बंध तक जाएंगी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और संकरण तक जाएंगी बातें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप जरूर देखिएगा। ये देखिए पी जेड है, तो जेड एक्सिस पे लिटा देना आपको ये डमरू, तो देखिए ये आपका ऐसे बनता है और ये तीसरा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जेड पर ऐसे अगर डंबल शेप बना देते हैं तो ये हो जाता है पी जेड कक्षक। अगर दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिएगा, हम देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये आपका डंबल इस पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इनको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप कहीं भी अगर इस तरह से बना देते हैं ये कक्षक तो ये हो जाता है पी एक्स, ठीक है। अगर आप कहीं पे इस तरह बना देते तो ये हो जाता पी वाई कक्षक, अगर आप कहीं पर इस तरह बना देते तो ये हो जाता पी जेड कक्षक। उसी तरह से देखिए डी ऑर्बिटल की जब आप संरचना पढ़ेंगे ना तो ये द्विडंबलाकार, मतलब दो दो डमरू एक साथ, द्वि मतलब दो या फिर डबल दो, और डंबलाकार मतलब दो दो डमरू, डंबलाकार मतलब डमरू, कितने डमरू, दो डमरू। और डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10। जब 10 जाता है तो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे भाई, 5। आपसे देखिए कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा, डी ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 5। क्यों, क्योंकि डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए 5 कक्षक हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। पांचों का क्या नाम है, तो देखिए डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, पांचों ऑर्बिटल्स का नाम है, एक का नाम है डी एक्स वाई, दूसरे का नाम है डी वाई जेड, तीसरे का नाम है डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तीसरा हो गया, चौथे का क्या नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवें का क्या नाम है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखिए द्विडंबलाकार होता है, इन कक्षकों का जो शेप होता है वो द्विडंबलाकार होता है, एक्स वाई, तो डी एक्स वाई उसका नाम होगा। तो डी एक्स वाई अगर आप संरचना बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा, आपको डी एक्स वाई कक्षक की संरचना बनाना है। देखिए ये एक्स वाई होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक डमरू को एक्स पर लिटा देंगे, दूसरे को वाई पर लिटा देंगे, तो ये हो गया डी एक्स वाई, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई कक्षक या ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यदि देख रहे हैं तो। डी वाई जेड का आपको बनाना है शेप, तो क्या करेंगे आप देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। एक वाई और जेड एक्सिस पता करिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस पता हो गया। आप एक डमरू को वाई पे बना दीजिए, दूसरे को क्या करेंगे, जेड पे बना देंगे, ठीक है। ये हो गया डी जेड एक्स, सॉरी डी वाई जेड कक्षक, ठीक है, हो गया। अब तीसरा देखिए क्या है, जेड एक्स है तो जेड पे बन जाएगा और एक्स पे बन जाएगा। ये देखिए जेड हो गया, ये एक्स हो गया, तो एक इस पे बनाएंगे, एक इस पे बनाएंगे, ये हो गया आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल या कक्षक। अब देखिए बात आती है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये आपका हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये थोड़ा सा झुका देंगे ऐसे, ठीक है, और ये वाई है तो वाई को भी झुका देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब डी जेड स्क्वायर की बात है, डी जेड स्क्वायर की बात है, देखिए इधर बना देते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, एक्स वाई और ये जेड, तो आप यहाँ पे क्या करें, डी जेड स्क्वायर है ना, तो ये आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, मतलब ये एक्सिस वाला जो है यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, मतलब डी जेड स्क्वायर का क्या होता है शेप, देखिए ऐसे बना सकते हैं, और उसके बाद ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये इस तरह से पांचों का हो गया, मतलब कि 5 जो डी कक्षक के शेप थी वो हो गया। और फिर देखिए अब यफ की बात आती है, तो यफ ऑर्बिटल्स के जो भी संरचनाएं होती है ना वो अत्यंत जटिल होती हैं, इसलिए उनको कॉपी पर ड्रा नहीं किया जा सकता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों भाग लेते हैं, और उनका अत्यंत जटिल संरचना होने के कारण बनाना पॉसिबल नहीं है। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वशेपर सिद्धांत और संकरण हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखिए सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आपसे पूछा जाता है कि सिग्मा बंध पाई बंध से आप क्या समझते हैं, ये कैसे बनते हैं, और इनमें 2 चीज़, बस 2 चीज़ इसमें मेन चीज़ है, 2 चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। और वो 2 चीज़ें हम लोग कहाँ से निकालेंगे, सी और पा निकालेंगे, सी से सिग्मा, पा से पाई बंध, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि किसी भी कक्षक का शेप कैसा होता है, कैसे बनता है, कैसे आपको जानकारी होगी, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, टेक्निक से बताया दोस्तों। देखिए सबसे पहले सिग्मा बंध ले लेते हैं, ओवरलैपिंग भी समझ लेंगे उसी में, और सिग्मा बंध भी समझ में आ जाएगा। इसको सिंपली लिखते हैं सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं, सिग्मा
बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फिर लिखते हैं पाई बंद, या फिर इसको लिख देते हैं सीधे सीधे PIE बॉन्ड, या बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, सी से सीधी रेखा में आपको याद करना है और पा से पार्श्व, ठीक है। सी से सीधी रेखा में मतलब अगर आपको यस कक्षक दिखाना है, यस कक्षक ये है, यह गोलाकार होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। यहाँ बीच में इसका नोड होता है, और फिर दूसरा यस कक्षक ये भी यस कक्षक है, यस ऑर्बिटल होता है। मतलब कि जब दो ऑर्बिटल्स चाहे वो यस ऑर्बिटल हो चाहे p ऑर्बिटल हो, सीधी रेखा में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब ये इधर से ये इधर से, अगर ये सीधी रेखा में अगर जुड़ते हैं मतलब ओवरलैप करते हैं, तो इनको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये ओवरलैपिंग हो जाता है। और इस ओवरलैपिंग के कारण इसको हम कहते हैं यस ओवरलैपिंग। मतलब क्या होता है, इसको देखिए ओवरलैपिंग, इसको हम कहते हैं क्या, यस अति व्यापन, यस अति व्यापन। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बोर्ड के बच्चे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियो को देखिए, ये 2 यस कक्षक इसमें एक सीधी रेखा में अतिव्यापन किए, तब जाके क्या बना, ऐसे अतिव्यापन। और इस तरह से जो बॉन्डिंग बनेगी उनको कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए जो सिंबल है ना, ये इस तरह का सिंबल है, ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए एस ओवरलैपिंग आपको नहीं कराना है, PP ओवरलैपिंग कराना, मतलब कि जब एक p ऑर्बिटल, ये px हो गया, अगर आप पिछले वीडियो देखें तो आपको मालूम होगा px ऑर्बिटल हो गया ये, ठीक है, और ये दूसरा px ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, px ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे ना, तो ये हिस्सा आपस में ओवरलैप करेगा, मतलब इनको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओवरलैप किया, ठीक है, इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे हम, px ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, PP अति व्यापन, PP अति व्यापन। यही आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये PP अति व्यापन हो गया, ये SS अति व्यापन हो गया। अब देखिए पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक p ऑर्बिटल इस तरह आता है, मतलब ये y एक्सिस पे है, तो इसको हम कह सकते हैं py ऑर्बिटल्स, ठीक है, py ऑर्बिटल हो गया। ये देखिए दूसरा भी py ऑर्बिटल है, ये भी py ऑर्बिटल है। और जब 2 py या जब 2 p कक्षक यहाँ से इससे और यहाँ से इससे, मतलब सीधी रेखा में नहीं, इस हिस्से को कहते हैं पार्श्व हिस्सा, इसको भी कहेंगे पार्श्व हिस्सा। क्या कहेंगे, पार्श्व। ये भाग को क्या कहेंगे, पार्श्व, या फिर इंड टू इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड टू इंड इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दोनों जब ये पूरा इससे मिलेगा तो कहाँ कहाँ ओवरलैप होगा, देखिए इस तरह से, और दूसरा कैसे होगा, इस तरह से, मतलब यहीं पे बना दीजिए सटा करके, ठीक है। तो किस तरह से ओवरलैप हुआ, यहाँ पे देखिए हुआ है और यहाँ पे हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे, py ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, py अति व्यापन, ठीक है। और इस अति व्यापन से क्या फायदा होगा भाई, जो बॉन्डिंग बनेगी ना यहाँ ऊपर नीचे, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए, कहेंगे उसे हम पाई बॉन्ड। अब देखिए डिफिनीशन निकल के आती है, डिफिनीशन को हम कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए जब 2 यस कक्षक एक सीधी रेखा में अतिव्यापन करते हैं, तब उनसे बनने वाले बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। जब 2 p कक्षक आपस में एक सीधी रेखा में अतिव्यापन करते हैं, तो उनसे बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बंध कहेंगे, ठीक है। देखिए जब 2 कक्षक आपस में सीधी रेखा में अतिव्यापन करते हैं या एक सरल रेखा में अतिव्यापन करते हैं, तब उनसे बनने वाले बंध को हम सिग्मा बंध कहेंगे। और जब 2 कक्षक परस्पर आपस में पार्श्व दिशा में अतिव्यापन करते हैं, तब उनके बीच बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं, याद रखिएगा आप। अब देखिए अगर सिग्मा पाई बंध को दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एथिलीन हो गया, एथिलीन मतलब हो गया C2H4। अगर आपसे पूछा गया एथिलीन की आणविक कक्षक संरचना बनाइए, आणविक कक्षक संरचना बनाइए या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाइए इसकी, ठीक है। देखिए बीएससी वालों से पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है, तब उनको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हो गया आपका ऐसे, ठीक है, और ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s, इसका भी करेंगे तो आएगा 1s मतलब आ गया सिंबल 1s का। जो यस आया ना, तो यस का आपको इस शेप बनाना है, शेप मतलब गोलाकार हो जाएगा। और इसके आगे पीछे भी 2h होता है, 2h मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 आएगा, ठीक है। 1s1 का मतलब इसका सिंबल आ गया, H का सिंबल आ गया, क्या शेप क्या आ गया, गोलाकार। इसका भी गोलाकार आ जाएगा क्योंकि H का रहेगा। अब देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन का क्या होगा, एक p ऑर्बिटल इधर जाएगा इस तरह, इसका भी एक p ऑर्बिटल यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन से मैच करेगा, यहाँ पे बन गया
यहाँ बन गया। ये देखिए सीधी रेखा में होता है, जब सीधी रेखा में होगा ना तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा बनने के बाद। देखिए यहाँ पे हो गया, ये भी ओवरलैप हुआ, यहाँ पे ओवरलैप हुआ तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी ओवरलैप करेगा, जब यहाँ ओवरलैप होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे देखिए एक ऐसे एक ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल सीधी रेखा में करेगा, यहाँ भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए दूसरा, इस कार्बन का जो ये वाला बचा है ना पी वाई वाला, और इस कार्बन का भी पी वाई वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ ओवरलैप करेगा, ये यहाँ से यहाँ ओवरलैप करेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा, तो इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। ये बन गया क्या, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। ये देखिए एथिलीन की कक्षक संरचना है, ये कक्षा 11 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये लेविस संरचना आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो बंद है, तो यहाँ पे एक पाई बंद हो जाएगा, कोई भी, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। एक सिग्मा बंद हो जाएगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, मतलब एक सिग्मा एक पाई होगा इसमें। ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, सी से सिंगल, सी से सिग्मा। ये भी देखिए सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप केमिस्ट्री में जब 11 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो 11 की केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है दोस्तों। यहाँ पे जो आप सीखते हैं ना, वो आपको पूरी लाइफ काम देता है। तो इसलिए इस 11 की केमिस्ट्री को आप सीरियसली लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए और नोट भी बनाते रहिए, अपने कॉपी पर लिखते भी रहिए इन चीज़ों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और पूरे लेसन की वीडियो मैं बना के अपलोड करता रहूँगा, और आपको आशा दिलाता हूँ कि पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस हम कवर करेंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, बस मैसेज, आपका दिन शुभ हो।